हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। जैसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता होगा कि कुमार विश्वास किसी को कोई रोता हुआ देखेगा, कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मैंने देखा है, मैंने उनको दुख के एकदम खराब स्टेज पर देखा है, और वो भी ऐसी बात में देखा है जिस बात में उनका कोई निजी फायदा नहीं था। कई लोग सोनू जी को कहते हैं कि यार एरोगेंट है, ये है, तो आप एक बार उस फेयर में जाकर देखिए ना। मुश्किल है, मुझे पता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी नए लिखने वाले को इतना प्रमोट कर, हाँ, कितनी बड़ी बात है। न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं, एक आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया था, गजब कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। और ये पंक्तियां जो मैंने पढ़ी हैं, इससे हम सभी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आज इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, प्रबुद्ध सौरभ। प्रबुद्ध जी पिछले 15 सालों से टीवी पे, रेडियो पे, फिल्मों में लगातार अपने लेखन से सक्रिय हैं। इन दोनों मंच पर भी बहुत सक्रिय हैं। माइथोलॉजी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, सटायर, ह्यूमर, बहुत सारी धाराएं हैं जो इनकी कलम से निकली हैं। एक किताब भी आई है मंजुल प्रकाशन से, इलाका जुगनू का। और इसके अलावा इनके कहे हुए शेर अमिताभ बच्चन से लेके मनोज मुंतशिर, विशाल ददलानी और जाने कितने लोगों ने अलग अलग मौके पर सुनाई भी है। बहुत बहुत स्वागत है पहली बात प्रबुद्ध जी आपका। हाय, हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, शानदार, जानदार। और मुझे लगता है कि अब इसको यहीं बंद कर देते हैं। पॉडकास्ट का जो शुरुआती पोर्शन होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इतनी तारीफ सुनने को मिलती है ना, इतना मजा आता है, फिर लगता है बस यही वक्त नहीं थम जाए। नहीं, तारीफ करते रहेंगे ना। अच्छा, हाँ, अगर ऐसा है, ये अगर वादा है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आपका काम ऐसा है ना, तो करते रहेंगे। तो जो मैंने लाइन पढ़ी, गजब ही किया था, गजब कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में गजब होना कब से शुरू हुआ? शुरू से गजब ही किया है, गजब कर रहे हैं, तो शुरू से गजब ही हो रहा है जिंदगी में। असल में ये लाइन मेरी लिखी हुई है, मुझसे लिखवा लिया ईश्वर ने। लेकिन ये सबके लिए, कोई भी जो अपनी शर्तों पे रहना चाहता है ना, आगे बढ़ना चाहता है अपने दम पर, उसके लिए ये लाइन सटीक है, सबके लिए ही। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि हम सभी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप तो कर ही सकती हैं। नहीं, बाकी और लोग भी कर सकते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं कि हम कुछ कमाल कर सकते हैं। हाँ। वो सभी। अच्छा, मंच का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लगातार आप राइटिंग तो कर ही रहे थे, फिर मंच पर, क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट है एक तरह से। बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल अलग दुनिया है, मंच बिल्कुल अलग दुनिया है, और जो कविता है वो बिल्कुल अलग दुनिया है। मंच को देखा बहुत समय तक, मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत पास से, सक्रिय रूप से भी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। तो वो मज़े की दुनिया में एक मंच, जैसे अगर 15 दिन पर भी एक मंच कर लो ना, तो 15 दिन के लिए ताजगी रहती है, रिफ्रेशिंग रहता है, क्योंकि इमीडिएट फीडबैक जो मिलता है, इमीडिएट जो वाह मिलती है, दाद मिलती है, परफॉर्मेंस में हज़ारों लोग। कभी ऐसा भी होता है कि फीडबैक नहीं मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, और फीडबैक नहीं मिलता, लोग उठा के बिठा देते हैं, लोग बोलते हैं बैठ जाओ। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ। तो कुछ कवि सम्मेलन तो मशहूर है इसके लिए कि वो किसी को सुनते ही नहीं, और बहुत खुश हैं वो इस बात पर कि हम तो किसी को सुनाने नहीं देते कविता। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ, ईश्वर न करे ऐसा हो। लेकिन अलग दुनिया है, और बहुत एनर्जी की दुनिया है। फिर लोगों से मिलना बैठना हो जाता है, सुनने को बहुत मिलता है। आप रोज रात बैठते हैं, जिस शाम कवि सम्मेलन में बैठते हैं, तो आपको सुनने को बहुत मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है। तो एकदम आनंद की दुनिया है। मुझे लगता है कि कई किताबों का सार आपको एक कवि सम्मेलन में मिल जाता है। ऐसा? लेकिन जो किताब वाले लोग हैं, यानी मुख्य धारा उसको बोल सकते हैं, वो तो मंच से बड़े नाखुश रहते हैं। अब उनकी अलग तरह की एक सोच है। दोनों जानिब कैदशुदा इस खुशफहमी में रहते हैं, सरहद के उस पार परिंदे आज़ादी में रहते हैं। तो होता क्या है कि कहीं भी लाइन खींच दीजिए ना आप, किसी भी दो चीज़ों के बीच, तो उसको लगता है कि यार उधर वाले ज़्यादा खुश हैं तो इधर वालों को कोफ्त होती है, उसको इधर वाले को लगता है उधर वाले ज़्यादा खुश हैं, इधर वाले को कोफ्त होती है। तो ये बेसिकली कोफ्त का मैटर है, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों अलग अलग दुनिया है। दोनों क्या, अब जो एक तीसरी दुनिया आई है, जैसे कि आपको याद होगा अभी जो ये स्पिल पोइट्री की एक दुनिया आई है अभी, जिसको ओपन माइक कहते हैं। हाँ, तो उसमें छंद, लय, अलंकार, बहर, इन सब का ज्ञान काम नहीं करता उसमें, और बहुत कविता में भी कोई बहुत गहराई नहीं होती। जो बिना लय वाली भी कविता होती है, वो भी जो बड़े कवि लिखते हैं, वैसी गहराई नहीं होती। तो कई लोगों ने उसमें, जैसे एक जगह वो एक बड़े साहित्यिक कार्यक्रम में वो आया, तो लोगों ने कहा कि यार उनको बुला लिया मंच पर। मैंने कहा कि ऐसे, मैंने कहा ये गलत, मैंने लिखा था, पोस्ट भी लिखा था, मैंने कहा कि ये गलत नहीं है।
वो भी एक विधा है, वो एक विधा डेवलप हुई है समय के साथ, तो उसको उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ, कविता मत कहिए उसको आप कविता कहे कि कविता का मंच मत, कविता मत लिखिए, उसके लिए आप एक शब्द नया ईजाद कर लीजिए अगर नई विधा है तो। लेकिन विधा सब है, तो एक जैसे अब बुराई करनी है तो बहुत आसान है, सब एक दूसरे को की बुराई करते रहे। लेकिन अगर अच्छा करेंगे, मैं एक बात कहता हूँ, दो आईने आमने सामने रखते हैं तो इसमें अनलिमिटेड एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस बनते हैं। अगर अच्छाई कहनी शुरू होगी तो अच्छाई के अनलिमिटेड रिफ्लेक्शन बनेंगे, बुराई शुरू होगी तो बुराई का बनेगा। तो डिपेंड करता है। अब वही मैंने कहा ना, जो कोफ्त है वो बुराई बाहर ले आती है। अच्छा, आप क्योंकि फिल्मों में भी लिख रहे हैं, अभी आपने उस स्पेल पोइट्री की भी बात कर ली, मंच पर आप काम करते हैं, इसके अलावा भी आपकी किताब भी आ गई, तो और बाकी जितना मैंने आपका फेसबुक भी देखा है, आप बहुत सारे लोगों से भी जुड़े हुए रहते हैं, व्यंग भी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत एक इनकी एक अलग तरह की पूरी राजनीति हो गई है? हर विधा की, हर जगह की अपनी एक राजनीति होता ही, हर फील्ड में होता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं इसमें अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके, क्योंकि देखिए मार्केट है ना, विधा भी है फाइनली तो कोई सेवा के लिए नहीं है, किसी की विधा भी है तो वो बिजनेस के लिए है। मैं अगर लिखता हूँ, मैं जो भी लिखता हूँ, मैं लोग कहते हैं कि अरे यार तुम कविता को बेचते हो, शब्द बेचते हो, सरस्वती माँ की कृपा है और तुम बेचते हो। हाँ, मैं बेचता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मैंने वही सीखा है। इस पर भी एक डिबेट थी पूरी कि हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपने आर्टिस्टिक उस बिहेवियर के लिए पैसा लें या नहीं लें। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, अगर आपने वीडियो देखा हो, मुझसे आप यहाँ 3 घंटे बुला के ऑफिस में माउथ ऑर्गन बुला लीजिए, किसी कार्यक्रम में बुला लीजिए, मैं उसका एक पैसा नहीं लूंगा, वो मैं मजे के लिए करता हूँ, मैं आनंद के लिए करता हूँ। लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक शब्द भी लिखूंगा तो मैं उसके पैसे लूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। तो इसलिए अब प्रोफेशन है, बिकना है, तो वहाँ कुछ स्ट्रेटजी का यूज करके, कुछ बुद्धि का यूज करके अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो पूरा पैकेज बिकता है। आदमी सिर्फ लिखता रहे तो नहीं बिकेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी उसको। तो राजनीति खींचतान, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को नीचा करो। चंदन राय हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनका शेर है कि जीतना चाहता हूं मैं सबको, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। तो ये वाली बात जिस दिन आ जाएगी ना, इसमें भी मतलब ये होना चाहिए कि जीतने के लिए आप आगे बढ़ो ना, दौड़ो ना, कितनी तेज दौड़ सकते हो, लेकिन दूसरे को टांग मत मारो। अभी भी ना बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं जो पुराने समय के थे, मंच के, माया गोविंद के वीडियोज हैं जो फ्लरिश होते रहते हैं, बड़े अच्छे वीडियोज भी हैं। इस तरह का मंच अब शायद क्रिएट नहीं हो रहा। आपको लगता है कि जो पहले मंच था या वहाँ से जो कविताएं पढ़ी जा रही थी और उनमें जो गहराई थी वो अब नहीं है? ये बिल्कुल 100% सच है। क्या कारण क्या है उसका? उसका कारण मतलब दोष किसी एक को नहीं दिया जा सकता, जबरदस्ती देने को तो आदमी दे दे, लेकिन किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। पहले जो मैंने कहा ना कि एक है कविता की दुनिया, एक है कवि सम्मेलन की दुनिया। पहले इन दोनों के बीच की दूरी कम थी। जो कवि सम्मेलन में जा रहा था वो कवि भी होता था, और जो कवि होता था उसको ही बुलाया जाता था। हाँ, क्योंकि गोपाल दास नीरज भी मंच के ही नाम रहे हैं, मंच के नाम कविता सब लोग मंच के नाम रहे हैं, लेकिन वो लोग कवि होते थे, मन से कवि होते थे। अब क्या हो गया है, अब चूंकि इस प्रोफेशन में बीच में कवि सम्मेलन में आना जाना, उसमें लोगों की, श्रोताओं का आना, भीड़ जो कहते हैं दर्शक, वो कम हो गए थे, होने लगे थे। उसके बाद फिर दोबारा एक बार अभी क्रांति आई पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग, अब तो बहुत समय हो गया, लगभग 15-20 सालों से ऐसा चल रहा है कि अब तो क्या हुआ कि कविता के साथ अब जुड़ गया ग्लैमर। उस समय कविता के साथ जुड़ा था, कवि सम्मेलन के साथ जुड़ा था साहित्य, अब जुड़ गया ग्लैमर। तो अब क्या है कि अब चूंकि मंच बिक रहा है, मंच के कवि सेलिब्रिटी बन रहे हैं, उनको 100 लोग पूछने आते हैं, मिलने आते हैं, ऑटोग्राफ लेने आते हैं, उसके विजुअल्स आते हैं, तो अब क्या है, पैसे अच्छे मिलते हैं, सबको पता है पैसे अच्छे मिलते हैं, तो अब लोग बनने लगे हैं कवि। पहले कवि होते थे, अब लोग मैन्युफैक्चर होने लगे। अब लोग मैन्युफैक्चर करके अब खुद को कवि बना के कि मैं कवि बन के और मैं जाऊंगा परफॉर्म करूंगा, ये थोड़ा सा आ गया। इस वजह से डाइल्यूट हुआ है मंच, डाइल्यूट हुआ है, निश्चित रूप से डाइल्यूट हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कवि सम्मेलन अलग दुनिया है, कविता अलग दुनिया है। कई कवि जो मंच पर बहुत साधारण कविता सुनाते हैं, क्योंकि वहाँ जनता झूमती है, उस पर ताली बजाना अंतिम उद्देश्य, तो वो सुनाते हैं। उन्हीं का आप अगर किताब पढ़ी, उन्हीं की लिखे हुए गीत पढ़िए, तो आपको लगेगा यार ये आदमी ये लिख रहा है, तो फिर ये क्यों सुना रहा है? अच्छा, मतलब अलग अलग है, अलग अलग दो। आपको लगेगा कि यार ये वही आदमी है क्या? ये जिस आदमी ने इतना बढ़िया गीत लिखा हुआ है, इतना सुंदर लिखा हुआ है, इतना बढ़िया शेर लिखा हुआ है, वो आदमी ये सुना रहा है कि यहाँ पर इतनी हल्की चीज सुना रहा है। लेकिन वो पॉपुलिस्ट जो शब्द है ना, तो वही उसकी गंभीर और पॉपुलिस्ट की लड़ाई है। तो लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मर्यादा रखनी चाहिए। अगर आप मंच पर जा रहे हैं,
आप जिस फील्ड से, जिस मन से, जिस दुनिया से अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप जहाँ से प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं, समृद्धि पाना चाह रहे हैं, उसको देय है कि आप उस विधा को सीखें, उस विधा पर समय दें। अच्छा, लेकिन क्योंकि एक परफॉर्मिंग आर्ट भी हो गई ना एक तरह से, मंच पे परफॉर्म हाँ, करना, फिर भी समय दें, क्योंकि आप परफॉर्म कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली तो कविता परफॉर्म कर रहे हैं ना। हाँ, कवि सम्मेलन है वो। हाँ, तो आप 4 छंद लेकर तो जाइएगा, 4 मुक्तक तो लेकर जाइएगा, जिन्हें लोग याद रख सके, आप उन्हें वो लेकर लौटे घर। हाँ, तो और 4 छंद या मुक्तक याद रखवाने के लिए आपको 20 सुनाने पड़ेंगे, तो आप 20 तैयार तो कीजिए। यहाँ तो यूं ही जाके यूं ही कुछ भी बोल रहे हैं। और पर ये परफॉर्मिंग आर्ट में अगर उनकी जो कविता है वो हल्की है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, मतलब कविता को परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बात हल्की है, तो आपको नहीं लगता कि वो जो कविता है वो ही दब जाती है? बिल्कुल दबती है, लेकिन कवि सम्मेलन को मतलब परफॉर्मेंस उनकी कविता पर भारी पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, और श्रोताओं को भी इस बात, मतलब ये बात समझनी चाहिए कि कवि सम्मेलन देखने जा रहे हैं तो बहुत साहित्य की उम्मीद लेकर ना जाएं। कुछ लोग हैं, बहुत लोग, कुछ क्या बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, ईमानदार रहते हैं लेखन के प्रति, जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके प्रति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ को वैसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किया ही जा सकता है। पहले भी तो होते, आप ही नाम ले रहे हैं नीरज जी। हाँ, तो सुनाते थे ना, तो साहित्य भी है और आप सुना भी रहे हो, पॉपुलर भी हो रहे हो, मतलब उन लोगों का जो जलवा था वो तो क्या होगा आज किसी भी कवि का। लेकिन वही है कि आपको कविता के प्रति रहना चाहिए। अब आपके अंदर की बात है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदार रहूँ, मैं तब तक कोई चीज़ वहाँ ना सुना जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जब तक मुझे लगता नहीं है कि मैंने सही लिख लिया है, कोई मात्रा दोष नहीं। कोशिश करता हूँ, उसमें भी निकला है तो अलग बात है, लोग कोशिश ही नहीं करते। ऐसा वही अगेन ग्लैमर की वजह से चल गई है ऐसी दुनिया। ये शायद वैसे ही डिफरेंस है जैसा आर्ट सिनेमा या पॉपुलर सिनेमा में होता है। हाँ बिल्कुल, पॉपुलर सिनेमा में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, बनाई जा सकती हैं। तो जैसे अभी वही हुआ कि एक फिल्म पर बात हो रही थी, मुझे पता नहीं नाम ले सकते हैं नहीं, मैं बता देता हूँ, एनिमल फिल्म की पर मैंने लिखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो फिल्म बनाई गई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वायलेंस को जस्टिफाई किया गया है। बहुत सारी फिल्मों में एंटी हीरो होता है, हीरो जो होता है एंटी हीरो होता है, वास्तव में भी था, मदर इंडिया में भी था, बट अंत उसका बुरा हुआ, अंत में रावण मरा। इसमें आपने नहीं मारा, इसमें आपने उसको ग्लोरीफाई किया। मैंने लिखा कि अगर ग्लोरीफाई होगा तो गली गली में बंदूकें लेके निकलेंगे बच्चे। मैंने ये लिखा तो उस पर किसी ने नीचे लिखा कि सिनेमा समाज सेवा के लिए थोड़ी बनता है। मैंने कहा मनोज कुमार भी तो बनाते थे, उनसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन था उस जमाने में, जलवा था उनका, बम्बई पर राज करते थे वो, लेकिन उन्होंने भी तो फिल्में बनाई ना। लेकिन यहाँ के, अब वो एनिमल की अगर हम बात करें तो वो ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी। हाँ। लेकिन आर्ट सिनेमा उतना ब्लॉकबस्टर कभी नहीं रहता। हाँ। उसके लिए ऑडियंस को इकट्ठा करना, ग्रैब करना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो यहाँ की ऑडियंस पसंद भी तो नहीं करती ना। हाँ, यहाँ की ऑडियंस क्या है ना, आम जनमानस जो है ना, आप हम लोग भी आम में ही आते हैं, आम जनमानस को मजे लेने में बहुत मजा आता है, मस्ती की चीज़ों में मजा आता है। और ऑब्वियसली हर समय आदमी घर में रहता है, वैसे 100,000 परेशानियां हैं, तो उसको लगता है कि यार अब थिएटर जाके भी ये गंभीर चीज़ देखो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं कि जीवन में इतना गंभीर रहने के बाद इतनी समस्याएं आती है, उसी में आदमी उलझा हुआ रहता है। तो एक बड़ा वर्ग है कि जो जाता है कि सिनेमा देखूं, तो मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। मैंने गोविंदा जी की सारी फिल्में देखी, थिएटर में जाके कई बार देखी, मुझे बड़ा मजा आता था देखने में, क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता था ज़्यादा, और खूब मस्ती होती थी और रिफ्रेश होकर आदमी आता था। तो अपनी चॉइस है, तो गंभीर सिनेमा देखने वाले कम लोग हैं, लेकिन बनता है, ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो आपको, ऋषिकेश मुखर्जी ने जिंदगी भर कमर्शियली भी अच्छी फिल्में बनाई, और सब कहीं ना कहीं सब में आर्ट पक्ष था, तो तरीका होता है। मुंबई की दुनिया में काम करना बहुत कठिन लगता है आपको? नहीं। अच्छा, मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो वहाँ जाकर, जिसको वो स्ट्रगल कहता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और कई लोगों के दरवाजों पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने जो 1 सेकंड में नहीं कह दिया उसका रीज़न ये था कि मेरे लिए नहीं था, क्योंकि आपने मेरे लिए पूछा। मेरे लिए कठिन नहीं रहा, क्योंकि वो जो संघर्ष वहाँ करना था, वहाँ जो संघर्ष 5 साल करना था, वो मैं 15 साल करके गया था, तो दूसरी दुनिया में करके गया था। लेकिन उससे फ़ायदा मिला, उससे मैं लेखन के कई काम कर रहा था, तो निश्चित रूप से कौशल बढ़ता है। आप जितना काम करते हो, हर काम के साथ आपका कौशल बढ़ता है। तो फिर मैं वो पिटारा लेकर गया था, मैं कुछ लोगों के संपर्क में था, तो इसलिए मेरा रास्ता आसान था। नहीं तो जिस दरवाजे को नॉक करने में 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद कौन खोलेगा, क्या मिलेगा, तो बाद की बात है। तो अगर आप सीधे वहाँ जा रहे हैं तो स्ट्रगल तो है। और फिर भी मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 100 लोग जाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा ब्लंट लगेगा सुन के, लेकिन बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 100 लोग जाते हैं यहाँ से, रोज मान लेते हैं कि 100 लोग उतरते हैं रोज मुंबई में, उस 100 में से बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ 70-75 लोग यूं ही चले जाते हैं। 4 लोगों ने कह दिया यार तू तो बड़ा स्मार्ट दिखता है, तू चला जा फिल्म उसमें लाइन में चला जा, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, तुम फिल्म में चले जाओ, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम किसी ने 4 शेर सुना दी दोस्तों के बीच, मैं भी सुनाता था जब कॉलेज के टाइम में, बहुत कच्चे शेर, खूब वाह होती थी।
तो वैसी 4 चीज़ें सुन के कोई कह देता है कि हाँ चले जाओ। मतलब वो तो स्किल्ड नहीं होते तो लोग बस आ जाते हैं। स्किल्ड नहीं होते वाली कैटेगरी में 70% लोग, ठीक है। अब है कि 70 पहुंच गए वहाँ, 70 में से कुछ को लगा कि नहीं यार स्किल डेवलप करना पड़ेगा, सिर्फ इससे नहीं होगा, है ना। तो वो फिर अब जो 30 बचे, 30 में से कुछ लोग वो तैयारी करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, लगता है उनको कि नहीं करना चाहिए। अब उस 30 में से भी कुछ लोग वहाँ की जो रंगीनियाँ हैं, वहाँ की जो शामें हैं, वहाँ घूमना फिरना, बीच पर बैठे हुए हैं, कॉफ़ी चाय, तो अड्डेबाजी जो कहते हैं, दोस्त यार मित्र ग्रुप्स, उसमें बैठ के समय खराब करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप समझिए कि 15 लोगों का ही कंपटीशन है ना। उस 15 लोगों में फिर भाग्य काम करता है, लेकिन वो भी तब जब आप सब कुछ रगड़ लो, सारी तैयारी कर लो, शायद धैर्य भी, निश्चित रूप से। तो वही मैंने कहा ना, पैकेज बिकता है, पैकेज बिकता है। आप बहुत अच्छे दिखते हो तो आप बिक जाओगे, ये कोई बात नहीं हुई। उसके बाद भी आपको 100 चीज़ें रखनी पड़ती है, और बिल्कुल आखिरी क्लिक जो होता है, जो स्विच होता है आखिरी, पूरे बिजली बनती है, पूरे एक उसमें पावर प्लांट में बिजली बनती है, उतना सिस्टम होता है, फिर सब स्टेशन होते हैं, वहाँ से फिर आती है बिजली घर तक। लेकिन अंतिम जो है वो स्विच होता है घर में आने के बाद। किसी ने पूछा वही भाग्य के बारे में और इसके बारे में, कर्म के बारे में, तो मैंने कहा कि वो सब कर्म है जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें कोयला आ रहा है, कोयला डल रहा है, जल रहा है, पानी उबल रहा है, वहाँ से बिजली टरबाइन घूम रहा है, बिजली बन रही है घर तक, इतने सब स्टेशन से घर तक आ रही है, ये कर्म है, ये सारा कर्म है। और आखिरी अब यहाँ तक आप कर लोगे तो फिर वो स्विच दबाना उसका काम है। हो सकता है आप अगर 1% ऐसे व्यक्ति ऐसे उसमें हो, शॉर्ट सर्किट हो जाए, हाँ कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप नहीं पहुंच पाए इतना करने के बाद भी, लेकिन नहीं करेंगे तब तो नहीं पहुंच पाएंगे। वैसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जो बिना टैलेंट के पहुंचे हैं। अच्छा, आपने कुमार विश्वास के साथ भी बहुत लंबे समय काम किया है, कैसा अनुभव था फिर जब आप अलग होते हो एक ऐसी पर्सनालिटी से और फिर आप खुद को खड़ा करते हो, तो हाँ, ये कठिन सवाल। ऐसा लगा आपको? इसका जो पहला पक्ष था वो तो मैंने काम बहुत किया, बहुत मज़ा आया। दरअसल मैंने जो अभी बात की आपसे कि कुछ कनेक्ट्स मेरे मुंबई में भी थे, या मैंने जो लिखने का स्किल किया, निश्चित रूप से मैंने इतने लंबे समय तक काम किया, उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स किए, टीवी के लिए किया, अलग अलग चैनल्स के लिए, रेडियो के लिए किया, कुछ ऑडियो ऐप्स जो बाद में आए उनके लिए किया। तो वो सब करते करते अपना स्किल तो बढ़ा ही, और एक दिखाने को चीज़ हुई कि हाँ मैंने इतना काम किया हुआ है। और सीखने को तो उनसे रोज़ है, मतलब उस आदमी से आप हर पल सीख सकती हैं। जैसे अब मैं बहुत आलसी आदमी हूँ वैसे, मतलब मुझे कमरे में बंद कर दिया जाए, मुझे खाना मिलता रहे, तो हो सकता है मैं 1 महीने भर कमरे से बाहर ना निकलूँ, मेरी ये हालत। लेकिन मैं अभी 48 घंटे 72 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पर हूँ तो मैं 3 दिन लगातार काम करता हूँ। वो सब वहीं से सीखा, क्योंकि वो भी उस तरह के हैं, वो भी उतने आलसी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर 10 काम करने की कैपेसिटी है तो अपने आप को 12 काम दे के रखते हैं। अच्छा, है ना, कि स्लैक नहीं होना, ज़्यादा दे के रखो, ज़्यादा ओवरलोड हो जाओ, लेकिन कम मत रखो, क्योंकि एक बार बैठ गए, आलसी लोगों के साथ हमारे साथ ये होता है कि बैठ गए तो बैठ गए। तो ये सब सीखा, और अलग होना ऑब्वियसली थोड़ा सा दुखदायी तो होता है, लेकिन ठीक है, प्रोसेस है, और आपको आगे बढ़ना है, आपको वो कहते हैं अपना कुछ करना है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अपना कुछ करके देखते हैं, जो इतने दिन में इकट्ठा किया है, जो आपने टैलेंट की कहिए, स्किल कहिए, उसकी जो पूंजी इकट्ठा की है, उसको आप फिर क्या और उपयोग कर सकते हैं, क्या आप कई चीज़ें होती है ना, एक तो दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो होता है कि मेरा चेहरा दिखे, मेरा नाम आए। दूसरा होता है कि आपके पास कुछ ऐसा हो जाता है इतने समय में कहने को, दुनिया को देने को, आपको लगता है यार मुझे कहीं और जाके, क्योंकि वहाँ उसका रास्ता नहीं है। तो अब मैं जैसे मैं कहानी की बात कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ दुनिया को, जो चीज़ें लिख के दिखाना चाहता हूँ, उसका रास्ता इधर नहीं था, क्योंकि यहाँ तो एक अलग दुनिया थी। तो मैं कितना भी करता तो वो नहीं कर पाता। जैसे हर राइटर जो है ना आगे डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको हर समय लगता है कि कहानी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप देखिए कि जितने भी अच्छे राइटर हैं, जो फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, जो भी, हाँ, जो फिल्मों के, उनको लगता है इंसाफ नहीं हुआ, यार मैं खुद डायरेक्ट करूंगा, मैं एक दिन खुद करूंगा। तो ये लगता है कि एक दिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा वो चीज़, उसके लिए आपको अलग रास्ता लेना पड़ता है। डेफिनेटली दुखदायी था, और ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने और कहीं काम नहीं किया, मैंने लगातार 16 साल वहीं काम किया, कुमार सर के साथ ही किया। और फिर अचानक से मैं गया, उसके बाद जब पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैं बढ़ा तो मैंने देखा कोई सलाम नमस्ते नहीं कर रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ सलाम नमस्ते मेरे लिए थोड़ी था, वो तो उनके लिए था। मुंबई में कहीं भी किसी भी जगह पर, तो मुझे लगा कि सलाम नमस्ते उनके लिए था, तो मुझे फिर 0 से शुरू करना है, क्योंकि उस दुनिया में तो 0 से ही शुरू हुआ। तो कर रहा हूँ, जो भी प्रयास हो रहा है। अभी कैसा लग रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा। 2 सालों में एक्चुअली मुंबई ने जितना दे दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बल्कि उम्मीद क्या, जो सपना कहते हैं ना, सपना आया होगा, सपने से। आपने मुझे बताया भी था कि मुंबई ने बहुत ओवरवेल्म किया। हाँ, बिल्कुल किया। इतना कुछ नहीं मिलता इतनी जल्दी, मिल गया, ईश्वर की बहुत कृपा है। अच्छा, आर्टिस्ट आलसी क्यों होते हैं? ऐसा मैंने और भी आर्टिस्ट के मुंह से सुना है कि हम बहुत आलसी हैं, काम तो बढ़िया करते हैं, फिर दिक्कत क्या है? पता नहीं,
कुछ तो तकनीकी प्रॉब्लम है क्योंकि मतलब मैं तो अपने लिए जानता हूँ कि मैं तो हूँ। मुझे लगता है यही है कि कुछ सोचने को बैठे तो फिर उस थॉट में खोते चले गए क्योंकि आप राइटर हैं, आप जानती हैं कि एक थॉट में घुसे तो उसकी ब्रांचिंग होती है, एक ब्रांच में घुसे फिर दूसरी ब्रांच में, फिर गहरे चल जाते हैं, तो शायद वो थॉट देते साथ में सो जाता है या कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, ब्रांडिंग भी हो गई आलसी की तरह की। अगर मैं अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट लिख रहे हैं उसके लिए, हॉटस्टार के लिए, तो उसमें क्या है कि हम लोग को एक वर्किंग स्पेस मिला, वो को वर्किंग स्पेस है, तो अलग अलग चैम्बर्स हैं, अलग अलग कंपनी के ऑफिसेज हैं, तो हम लोग वहाँ बैठ के लिखते थे। हमारा जो क्रिएटिव टाइपर में कहीं नीचे बैठ के लिख रहे हैं, कभी लेटे हुए, कभी कैसे। तो एक बगल में हमारा एक जो है वो किसी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहाँ पर कोई जीएम टाइप की व्यक्ति, वो आते जाते देखते थे शीशे से। तो एक दिन बाहर मिले नीचे, बोले यार तुम क्या करते हो यार ये, तो कौन हो तुम, राइटर हो? बोले ओ अच्छा, तभी मैं समझ गया कि राइटर हो गए, कोई पड़ा हुआ है, कोई टेढ़ा है, कोई है। तो यार तुम लोग, अच्छा तुम लोग लिखते सो जाते हो क्या? तो मैंने हाँ सो भी जाते हैं, इसमें क्या है? तो बोला यार मैं देखते समझ गया तुम लोग राइटर ही हो गए। तो एक इमेजिंग ब्रांडिंग भी ऐसी बन गई है, और इसलिए होता होगा कि थॉट में बहुत ज़्यादा घुस के ना आदमी फिर वहीं पड़ा रहता है। आपके बहुत सारे थॉट्स तो खैर फेसबुक पे भी आते हैं, तो जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं इसके नुकसान नहीं होते आपको? नुकसान कभी होना होगा तो हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मैं अभी तक विश्वास है, और विश्वास कायम रहे तो अच्छा है कि मैं एक डेमोक्रेटिक देश में हूँ और मैं बोल सकता हूँ। मैं कभी ऐसी बात नहीं बोलता, मैं कभी भी आपने भी देखा होगा, अगर आपने पोस्ट देखे हो कुछ, तो मैं कभी व्यक्तिपरक नहीं लिखता पोस्ट। मैं हमेशा सिस्टम के लिए लिखता हूँ, मुद्दे के लिए लिखता हूँ, और लोगों के लिए भी लिखता हूँ। तो लोगों ने किसी मुद्दे पर कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ गलत किया, कुछ ये किया, तभी लिखता हूँ, और अच्छा भी लिखता हूँ। तो इसलिए मुझे डर नहीं है इस बात का कि मतलब नुकसान होगा। नुकसान हो ही सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आज अब मैंने किसी के लिए कुछ व्यंग लिखा, अब मैं मुंबई में हूँ, अब मैंने वही एनिमल के लिए इतना कुछ लिख दिया, अब कल को हो सकता है मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा हो संदीप के पास, उनको जाकर मिल गया कि यार ऐसा हुआ, कोई ना कोई पहुंचा ही देता है, ये भी चाहती, तो वहाँ मिल गया तो बोलेगा नहीं ये राइटर नहीं चाहिए, तो गया ना, मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आ सकता था वो गया हाथ से। हालांकि मुझे उनके साथ काम नहीं करना जिनका नाम मैंने लिया, लेकिन फिर भी किसी के लिए भी तो ये डर नहीं है। ये अगर हो गया तो हो गया, सब भाग्य होइए सोई जो राम रची राखा। एक बात ये भी है यहाँ पे कि लोग ना पॉलिटिकल विचारधारा आपकी चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि अब तो लोग खान पान को भी उन्होंने राइट विंग लेफ्ट विंग सब कुछ। तो जब आप इस तरह की बातें करते हो और आपको एक ऐसी जगह पे भी सर्वाइव करना है जहाँ हर तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, वैसा ही वो काम भी कर रहे हैं, और आप अलग अलग जगह पे अगर आप एक्टिव भी हो, आप मंच पे हो, फिल्मों में जा रहे हो, चाहे आप दिल्ली में जा रहे हो, आप अलग अलग तरह के लोगों से भी मिल रहे हो, तो कई बार ये जो पॉलिटिकल आपकी विचारधारा होती है ये आपके काम को और आपके संबंधों को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि लोग पर्सनल लेने लगते हैं, लेते हैं ना लोग। अब जैसे यही मैंने कहा कि हम गाथा श्री राम मंदिर की सुना रहे हैं, हाँ, तो अब लोगों को लगेगा राइट विंग वाला है, लोगों को लगता है राइट विंग वाला। अच्छा, मुझे मेरे साथ तो दिक्कत ये है कि राइट विंग वाले बोलते हैं कि तू वामपंथी है, वामपंथी बोलते हैं कि तू, तो ऐसा व्यक्ति ठीक है। एक ने लिखा ठीक नहीं है, तो वो तो कंफ्यूज ब्रांडिंग है, तो एक ने तो ये लिखा कि आप कुछ भी कह लें, आप अपने अंदर छुपा हुआ संगी नहीं छुपा सकते। अरे यार तो ये तो नुकसान। अब राम मंदिर वाला करते हैं हम कार्यक्रम, अब इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है दीपाली कि किसी राज्य में कोई दुष्कर्म हो जाए और मुख्यमंत्री वहाँ का स्टेटमेंट न देना, बोले मैं लिखूंगा, भले वो बीजेपी का हो, भले 10 दिन बाद 7 दिन बाद उसके यहाँ मेरा कार्यक्रम हो, मैं बोलूँगा। मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में, और मैं बोलता हूँ, मेरा फेसबुक सामने है सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा। मैं इस वजह से नहीं चुप रह सकता कि ठीक है, हो सकता है कि मैं आपके पॉलिटिकल डिसीजन है, आपके गठबंधन है, जोड़ तोड़, इन सब पर मैं ज़्यादा नहीं बोलता। जैसे मैंने कहा ना, राजनीति मुझे कोई बुरी चीज़ नहीं लगती कि इसके साथ गठबंधन हो गया, इसके साथ हो गया, कि विचारधारा कैसे भी ऐसी तैसी हो चुकी है, तो विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है वो चलने दो। लेकिन जहाँ भी विचारधारा बदल लेनी चाहिए, ऐसा नहीं, विचारधारा तो गड्ढ-मड्ढ हो गया, सब गोल गोल हो गया, सब गोल गोल हो गया, विचारधारा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, क्योंकि मतलब वही अगेन ग्लैमर है, सत्ता है, तो उस वहाँ तक पहुँचना है, तो विचारधारा तो जिधर की धारा हो उधर का विचार हो जाता है, धारा इधर चल रही है, इसीलिए मैंने बोला, हाँ धारा इधर, विचार बदलते रहते हैं, हाँ तो इधर आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना कि लेकिन कोई गंभीर बात हो जाए, सामाजिक सरोकार की बात हो, सांस लेने में घुटन होने लगे तो मैं तो बोलूँगा, मुझे लगेगा किसी मामले में तो मैं बोलूँगा। बोलते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी कौन सी चीज़ क्या परिवर्तन ले आया आपको नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता किस बात से क्या परिवर्तन हो जाए, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अगर ईश्वर की कृपा से अगर 1000, 2000, 100, 50 लाख लोग भी सुन रहे हैं बात, तो आपको बोलना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, कई लोग जो बोल रहे थे वो अब चुप हो गए हैं, वो बाद में बोलेंगे, उम्मीद पता नहीं कब बोलेंगे। उम्मीद बहुत मुश्किल से बनती है,
कोई आपकी तरफ यूं देखता है ना, भरम रखना उन आँखों का कि जिनको, भरम रखना उन आँखों का कि जिनको मैं रोशनदान सा लगने लगा हूँ। तो आंखें अगर आपको, निरीह आंखें अगर आपको रोशनदान समझ रही है ना, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद आप किसी शाम डाइल्यूट कर देते हो उसको, कहीं किसी विचारधारा के साथ जुड़कर, जहाँ साफ दिख रहा है कि आप किसी कारण से जुड़े हो, किसी लोभ से जुड़े हो, तो फिर खत्म हो जाता है वो। तो उम्मीद बहुत मुश्किल से बनती है, तो धीरे धीरे उम्मीद करना छोड़ देता है फिर आदमी, किससे उम्मीद करो। बाबा नागार्जुन बहुत आशावादी आदमी थे, जो नया आता था उनको वही लगता था यार ये कर देगा, हर बार हर समय उनको यही लगा। उन्होंने नेहरू जी को देखा, उन्होंने नेहरू जी कर देंगे, नेहरू जी ने नहीं किया। इंदिरा जी को देखा, इंदिरा जी कर देंगी, नेहरू तो ऐसे खराब थे, इंदिरा जी कर देंगी। अब इंदिरा जी ने खराब किया, फिर इंदिरा जी मतलब जो भी वो किया, जब इमरजेंसी आई, इतनी परेशानी हुई, तो फिर उन्होंने वो किया कि यार ये तो नहीं। फिर राजीव जी का, राजीव गांधी ठीक है यार ये, फिर राजीव जी, मायावती जी आई, मायावती जी तक, काशीराम, सब पर उनको लगा कि यार ये आदमी कर देगा। आप देखिए हर किसी के लिए उन्होंने बहुत उसकी कविता लिखी है, पहले प्रशंसा की, और बाद में जब फ्रस्ट्रेट हुए तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या। तो ऐसे ही उम्मीद खत्म हो जाती है। वो तो बहुत आशावादी थे, कितने दिन उनकी उम्मीद जिंदा रही। मेरे साथ भी ये है कि मैं भी बहुत बहुत पॉजिटिव मालूम, मुझे लगता है कि यार ये शायद कर देगा, इसको मौका मिलना चाहिए, एक बार देखा जाना चाहिए। तो अब बाकी ठीक है, उम्मीद सामने वाला रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम ऑन स्क्रीन करते हैं, कैमरा खुलता है तो करते हैं, बहुत सारी बातें ऑफ स्क्रीन भी होती हैं, नेपथ्य की बातें। किताब में जो कविता छपी वो तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कविता कहाँ से आई, उसकी क्या कहानी है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो आपको कुछ ऐसी नेपथ्य की कहानियां पता है जो आप अभी बता सकते हैं ऑन कैमरा में? किसके लिए, किसकी कविता के लिए? किसी भी, कोई भी ऐसा मुद्दा जो आपको पता है कि यार ये ऐसा मुद्दा है, लोगों को नहीं पता है, ये तो कैमरा बंद होगा तो बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं फिर? मैं क्या बताऊं? फिर भी कोई दिलचस्प सी ऐसी बात हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सोनू निगम पहली बार मिले तो क्या बोले? जैसे हाँ, जैसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता होगा कि कुमार विश्वास किसी को कोई रोता हुआ देखेगा, कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मैंने देखा है, मैंने उनको दुख के एकदम खराब स्टेज पर देखा है, और वो भी ऐसी बात में देखा है जिस बात में उनका कोई निजी फायदा नहीं था। किसी तीसरे चौथे के सरोकार के लिए मैंने रोते हुए देखा उस आदमी को। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। और मेरा संयोग रहा कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ रहा, तो उनकी पूरी दूसरी दुनिया देखी है। वही जो आप कह रहे हैं कैमरे के पीछे वाली, मैंने उनकी पूरी दुनिया देखी है, कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर आप कहती हो तो मैं बहुत सारी इकट्ठा करके ले आता आपके लिए। अगर पहले पता होता तो क्या ये सवाल पूछा जाएगा, तो अगर मुझे पता होता कि आप पूछेंगे तो मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता हूँ। सोनू जी का आपने नाम लिया, अब सोनू निगम जी, उन्होंने मेरी एक कविता थी बाढ़ पर, जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसका गाना बन सकता है कभी। बिहार में बाढ़ आती है हमारे इलाके में, कोसी इलाके। तो वो ना मिली कैसे? आपने भेजी? मैंने भेजी थी। अच्छा। उनको मैं कभी कोई शेर भेज देता था। अच्छा, आपके पास उनका नंबर? हाँ, कुमार सर के साथ रहने के दौरान ही उनका नंबर था मेरे पास। तो मैं कभी कोई शेर भेजता था तो उनका थम्स अप आ जाता था, कुछ आ जाता था। मैंने एक बार वो भेजा उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा कि यार इसमें तुमने 2.5 मिनट की भूमिका बांधी है और 1.5 मिनट की कविता है, तो ये मत करो इसको। फिर तुरंत इमीडिएटली दूसरा मैसेज आया कि यार एक काम करो, अगर तुमने इसको पोस्ट नहीं किया है अभी तो इसको अभी होल्ड कर लो। पोस्ट मतलब कहीं सोशल मीडिया? हाँ, कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डाला, तो मैं उसको एक MTV के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर उसको मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने कहा अरे मतलब इससे बड़ी बात क्या बात हो सकती है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने MTV में उसको पिच किया और फिर उसको प्रस्तुत किया MTV जैसे पोर्टल पर, और बाढ़ के लिए बिल्कुल शुद्ध, और वो भी भाषा भी उसकी ऐसी है कि धनेसर का छप्पर उधर बह रहा है, किशन का ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर सोनू जी ने वैसे ही रखा। खैर ये बात में मुख्य बात आगे है। अब आगे चल के क्या हुआ कि उन्होंने जब शूट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम अपना डिटेल्स भेज देना, और पैसे भेजने? और नहीं, सायरा से बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। किससे? सायरा उनकी मैनेजर जो है। अच्छा। सायरा मकानी जी। तो मैंने सायरा जी को मैसेज किया कि ऐसे उन्होंने मांगा, तो उन्होंने कहा हाँ भेज दो। मैंने पैन कार्ड भेज दिया। तो हालांकि मैंने सोनू सर को भी लिखा कि अरे इसमें क्या, इसमें उन्होंने कहा नहीं, मैं MTV वाले वो करेंगे पैसे। तो फिर कुछ दिन बाद सायरा का 2-3 बार फ़ोन आया कि आप इनवाइस भेज दीजिए 25,000 का उसके नाम से, और 50,000 रुपये का सोनू निगम जी के नाम से भेज दीजिए। मैंने कहा ये कब तय हुआ? मैं कहने उन्होंने कहा है कि प्रभु डिजर्व्स, उसको मिलना चाहिए 50,000। तो अब मतलब कई लोग सोनू जी को कहते हैं कि यार एरोगेंट है, ये है। तो आप एक बार उस फेयर में जाकर देखिए ना। मुश्किल है, मुझे पता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी नए लिखने वाले को इतना प्रमोट कर, हाँ कितनी बड़ी बात है कि आप प्रमोट कर रहे हो। और आपने मतलब, तो मुझे वो लगा कि यार ये मतलब क्या है, ये एक इमेज भी होती है। अच्छा, उस समय तक
मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनसे घुलना मिलना था, ऐसा भी नहीं था। तो मेरी जो इमेज थी एक वो थी मुंबई के प्रति, जैसे आपने कहा ना कि मुंबई कैसे ट्रीट कर रहा है, तो मुझे ऐसे लोग मिले। अब यही एक घटना, ऐसी कई घटनाएं, तो मुझे लगता है कि यार ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मुंबई के बारे में बुराई भी होती है, कई बातें होती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, और है वो दुनिया भी है, लेकिन मतलब मेरा अनुभव ऐसा रहा तो मैं तो यही बातें करूँगा। और तो मुझे कई लोग कहते हैं कि एरोगेंट है, कई लोग कहते हैं कि आप किस मुद्दे पर एरोगेंट है, किस बात पर कह रहा है, किस चीज़ पर कह रहा है, बहुत कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जो आदमी एक अननोन राइटर को, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको वो भी नहीं जानते ठीक से, और उनको वो मतलब एकदम से शौक जैसा Because of talent. That is because of talent. तो उन्होंने क्या देखा, जो भी देखा उन्होंने, कविता। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी दुनिया भी होती है। तो वो इमोशन का पार्ट जो है ना, वो एक अलग, तो कहीं तो उनके दिल में धक से कुछ हुआ होगा जो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये करो, कहीं तो कोई धड़कन, कोई तार बजा होगा एक। तो ये जो इमोशनल पार्ट है, जैसे मैंने कहा पक्ष, वह मुझे बड़ा मजा आता है लोगों के पक्ष देखने में, समझने में। तो मैंने कई लोगों का ऐसा पक्ष देखा है, तो कभी और डिटेल में बात करेंगे तो मैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाऊंगा ऐसे, जो अलग पक्ष है, जो दुनिया ने नहीं देखा, जो दुनिया नहीं जानती या उस तरह से नहीं देखती उसको। बहुत लोग हैं, जैसे KRK साहब हैं, KRK साहब नॉर्मली, अच्छा उनके तो ट्वीट्स, नॉर्मली उनको ट्वीट्स के लिए इसके लिए जाने जाते हैं, बट मैंने उनसे जब बात की, मैं उनके साथ बैठा तो मुझे लगा यार इनको तो बहुत कुछ पता है, उनको बहुत कुछ पता है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें पता है, वो समझते हैं दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बाकी हल्की वैसे तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं हर समय कि ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे भाषा। कंट्रोवर्सी में रहना फिर मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी पहचान में आदत होती है, आदत होती है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कंट्रोवर्सी में रह के ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे वही मैंने कहा, सीखने को हर जगह होता है ना। तो राखी सावंत जी से आप ये सीखिए कि इतने चेहरों के बीच जगह बनाने की जिद सीखिए, तरीका मत सीखिए, है ना। उनका तरीका कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जिद आप देखिए कि उन्होंने अपनी जिद को पूरा किया, रास्ता जो भी लिया, लेकिन वो जिद वाला पार्ट आप रख लीजिए। तो आप हर किसी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे आप एक अच्छी बात नहीं सीख सकते, और कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे आप एक बुरी बात नहीं सीख सकते, कोई भी नहीं है। तो आप उसका अच्छा पार्ट देखिए। तो वो जगह बनाने की होड़ जो है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने इतने सारे पक्षों की बात कर ली, तो इसमें एक पक्ष फाइनेंशियल पक्ष भी है। हाँ, तो फाइनेंशियली चीज़ें जब आप आर्टिस्टिक स्फेयर में होते हो तो वो मैनेज हो जाती है? नहीं, बहुत परेशानी आती है। हाँ, बहुत परेशानी आती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आर्टिस्ट को सबसे पहले उसके भीतर के आर्ट को खत्म कर देती है? नहीं करता। नहीं करता। वो क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आने में बहुत समय लगता है, और दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डेफिनेशन है ना, वो आपके लिए क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। एटलीस्ट इतना कि व्यक्ति अपने लिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, नहीं कुटुंब समाया थोड़ा और, हाँ वही, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, मैं वही कह रहा हूँ। तो विचार अगर यहाँ तक विचार है तो बहुत रेयर केस ऐसे हुए हैं कि इतना भी नहीं हो पाया है किसी कलाकार के साथ। और वही फिर अगेन मैंने कहा ना कि आपको थोड़ी सी मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बेचना आना पड़ेगा, आपको गली में निकलना पड़ेगा, आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी। आप बहुत अच्छा सामान लेकर, बहुत अच्छा फलों का टोकरा लेकर, सब्जी का टोकरा लेकर सिर पे निकल जाइए आप गली में, आवाज़ नहीं आई, आपने आवाज़ नहीं लगाई तो कैसे कोई आप तक पहुंचेगा? आपको आवाज़ लगानी पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। तो आप सिर्फ लिख रहे हैं, या आप कोई भी, आपने आर्टिस्ट की बात की, किसी भी आर्ट में आप एक कोने में बैठ के कर रहे हैं तो नहीं होगा, आपको बेचना पड़ेगा। आप पैकेज बिकता है, आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसकी। तो उसमें कमी रहेगी तो निश्चित रूप से आपको वो वाली प्रॉब्लम भी आएगी। बाकी फाइनेंशियल का ऐसा है कि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास अगले 2 महीने का रेंट एक साथ है, तो ठीक है। हाँ, नहीं बहुत दिनों के बाद अभी ऐसा हुआ, अभी जो करंट की स्थिति है कि मेरे पास अगले 2 महीनों का रेंट है। मुंबई जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति भी आती है, इतना लंबा करियर जीने के बाद भी ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि महंगी जगह है, बहुत डिमांडिंग जगह है। लेकिन फिर भी अभी आप मुंबई शिफ्ट हो गए प्रॉपर। हाँ, लेकिन फिर भी ये है कि आप मानसिक रूप से अगर आनंद ले पा रहे हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं मरती। मतलब मैंने तो नहीं मरनी दी। आप कितने आध्यात्मिक हो, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप कितने आध्यात्मिक हो, आप कितना झेल सकते हो फ्रस्ट्रेशंस को, आप कितना तैयार हो उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होके गए हो या नहीं गए हो। मैं तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके गया हूँ मुंबई कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं गाँव में जाके खेती करूँगा। बहुत लोगों को देखता हूँ कि ऐसी बात करते हैं, जब बातें होती है तो नहीं यार मैं तो नहीं लौट के नहीं जा सकता भाई, मैं लौट के नहीं जा सकता। ये ऐसे नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है जीवन में। अगेन हो ये सोई जो राम रची रखा। पर ये भी है ना कि आपका धैर्य कब जवाब देता है, उसी की तो तैयारी करके जाना है आपको कि आप जितना ज़्यादा कर। ऐसा नहीं है किसी को पैदा होते ही धैर्य मिलता है कि तुम्हें इतना धैर्य मिला है। वो धीरे धीरे घटनाओं से आप सीखते हैं और आपको अंदर पैदा करना होता है, और वो भी आपके पैकेज का एक पार्ट है। उसी पैकेज का आप थैला बनाइए, थोड़ा धैर्य, थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा डर, है ना, ये सब चीज़ों का एक थैला बनाइए। उसका रेशियो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितनी तैयारी करेंगे, किसी भी दुनिया के किसी भी काम में, दीपाली, दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं
जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कई तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जितना तैयार रहेंगे ना, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, होगा हर हादसा जो होना है, जो हादसा लिखा है वो होना है। आप जितना तैयार रहेंगे, आप अपने ऊपर असर उसका कम लेंगे। तो आपको तैयारी पूरी करके रखनी है, आपको हर चीज़ के लिए तैयार। मैंने कहा ना कि मैं तैयार हूँ कि मुझे मेरा कुछ नहीं होगा मुंबई में, तो मैं खेती करूँगा। अब मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूँ कि नहीं अब आया हूँ तो भाई मैं जो है अब मैं फिल्म में मैं करके जाऊँगा, मैं तो ये करके जाऊँगा, मैं तो फिल्म फेयर लेके जाऊँगा, नहीं मिला तो मैं कुछ ऐसा कर लूँ, आत्मघात कर लूँ, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक तो तैयारी पूरी रखिए, और उस वही तैयारी का की पोटली होती है, उसमें ये सारी चीज़ें मिलाइए, और टैलेंट, मेहनत, चप्पल घिसाई के लिए तैयार। पावरपफ गर्ल्स में बनाता है ना वो कार्टून में, हाँ वही पावरपफ गर्ल्स के बनती। तो वो पोटली आपको तैयार करनी होगी। मैं अभी जिस कमरे में रहता हूँ, उसका मुझे पूछा किसी ने कि कितना बड़ा कमरा है, मैंने कहा इतना बड़ा है कि मैं गिर नहीं सकता। 6 फीट की सीधी जगह नहीं है पूरे रूम में। इधर अलमारी है, इधर फ्रिज है, इधर शू रैक है, इधर किताबों का रैक है। तो मैं मतलब सीधी नीचे ज़मीन 6 फीट की जगह नहीं है मेरा जो कमरा है। और मैं यहाँ पर 3 BHK में रहता था, NCR में मेरा 3 BHK है। तो अब 3 BHK विद 5 बालकनीज और बहुत बड़े 1725 स्क्वायर फीट का घर है। लेकिन अब मैं तैयार हूँ ना, वहाँ रह रहा हूँ ना इसमें। अब मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट रहा हूँ इस बात के लिए। मैंने कई लोगों को देखा यार यहाँ रहना पड़ रहा है, नहीं, आप यू हैव चोजन दिस, आप ड्रीम चेज करने के लिए आए। तो मैं जो आपको 100 वाला बता रहा था ना कि 100 में से 30 लोग इधर, 70 लोग इधर, तो कई लोग इसमें भी हो जाते हैं कि वहाँ जाके शर्तों को कम नहीं करना चाहते जीवन की। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपनी शर्तें कम करनी पड़ेंगी जीवन के प्रति। जीवन भी तो कुछ शर्तें लगाएगा ना, ऐसे थोड़ी दे देगा, भाग्य ऐसे थोड़ी दे देगा कुछ, वो भी अपनी शर्तें आपको सबसे ज्यादा करने में क्या मजा आता है? मंच पे कविता पढ़ने में? वो तो हर काम में मजा आता है। हाँ, और जो मिल जाए वैसा। और बहुत बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाया, जहाँ क्रिएटिविटी। तो लिखने का, जैसे आपने शुरू में कहा भी कि मैं ये भी लिख रहा हूँ, ये भी लिख रहा हूँ, मुझे अच्छी बात है कि मैं ऐसे फील्ड में जहाँ मन का काम ही कर रहा हूँ, और ये सारे काम मुझे बराबर सुख देते हैं। कहानी लिखना हो, फिल्म लिखना हो, मंच पर हो, डॉक्यूमेंट्री लिखना हो, कोई भी काम हो, मैं जितने काम कर रहा हूँ अभी, मैं उस दुनिया में जी रहा हूँ, और मैं इसलिए आनंद में हूँ। मैं उस दुनिया में आई एम लिविंग अ लाइफ, आई एम एट अ प्लेस दैट आई ऑलवेज बिलोंग टू, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी। तो मैं इसलिए खुश हूँ वहाँ पर। मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास पहली बार ऐसा हुआ कि 2 महीने का रेंट एक साथ है, फिर भी मैं आज तक फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आनंद बहुत आ रहा है। हाँ, 2 महीने में कल की चिंता नहीं करता आपके पास तो परसों का भी है। तो आनंद। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि जो फिल्म राइटिंग है वो टेक्निकल राइटिंग ज्यादा है बजाय क्रिएटिव राइटिंग? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है वहाँ पे। सब्जेक्ट मिल रहा है, मुझे पता है, बंधन है लिरिक्स और कविता में अंदर है। कविता आप दिल से लिखते हो, लिरिक्स आप किसी के कहने पे लिखते हो, और सिचुएशन है। लेकिन क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है, आप भर सकते हो, अगर आप उसमें समय देते हो ना, प्रॉपर तरीके से थॉट देते हो, आप उसको जीते हो ना, जो कहते हैं ना कैरेक्टर में जाना, अगर आप उसको जीने लगते हो ना उस कहानी को, तो आप क्रिएटिविटी कहीं कम नहीं होती, उन शर्तों से क्रिएटिविटी कम नहीं। इतने बड़े बड़े अगर यही होता तो आनंद बख्शी साहब थोड़ी होते, शैलेंद्र साहब थोड़ी होते, जो आप फिल्मी गीतों में इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है। आप देखो कि जो सिचुएशन दिया गया, लेकिन जो गीत लिखे हो देखो आपकी क्या वैल्यू रखते हैं वो, मतलब क्रिएटिविटी भी कितनी ज्यादा है। आपको कौन से गीतकार पसंद है सबसे ज्यादा? मैंने कहा ना कि मैं बहुत, मेरा इतना बड़ा लिस्ट है ना हर चीज में। जैसे गाना सुनना, मेरा जो गाना सुन लिया वही फेवरेट। मेरा जो प्लेलिस्ट है ना, उसका एक प्लेलिस्ट, उसका नाम है रैंडम, PS रैंडम। ये मेरे चिप में कब से घूम रहा है, बहुत साल से घूम रहा है। अब वो एक्चुअली रैंडम है, उसमें अचानक आपको अल्ताफ राजा जी का गाना मिलेगा, उसका जगजीत सिंह जी का मिल सकता है, तीसरा गाना पश्तो भाषाएं मिल जाएगा, जिसका मैं एक अक्षर नहीं समझता, ठीक है, चौथा गाना भजन मिल जाएगा, ठीक है, 5वां गाना हो सकता है कि कोई मोटिवेशन का गाना हो। तो मेरे इतना रैंडम है, तो मेरा बहुत वैरिड है। तो इसलिए मेरा फेवरेट शेर होता है, मेरा शायर कोई फेवरेट नहीं है, कभी कोई फेवरेट नहीं है, और सब फेवरेट है ऐसे कहो तो, दोनों तरीके हैं देखने के। तो मुझे जहाँ से जो अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए कोई फेवरेट नहीं, सबने, अब किसका नाम ले आदमी, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इतने बड़े बड़े, मुंबई में भी, दिल्ली, मतलब फिल्मी दुनिया में भी इतने बड़े बड़े राइटर हुए हैं, तो किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता। जब हमने ये बातचीत शुरू करी थी तो आपने कहा था इस पॉडकास्ट को यहीं रोक दो, पर सोचिए कितनी लंबी बातचीत हो गई और कितनी सारी बातचीत हो गई। तो लेकिन कुछ और मेरे 1-2 आखिरी सवाल हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आर्टिस्ट का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है उसको फिर आराम भी करना है, बहुत समय है हमारे पास, उसको आराम भी करना है ना। हाँ, अरे आराम करना है, सोना है, बहुत जरूरी काम से सोना है। हाँ अरे कल मैं नहीं आ पाऊंगा, सोचते सोना। अरे कल मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है, कल मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मंच की दुनिया है, बहुत सारे नए बच्चे हैं, लिखने वाले हैं, अक्सर मैं जो भी हमारे गेस्ट आते हैं मैं उनसे सवाल ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी एक मुकाम पर है, एक स्ट्रगल देख चुके हैं, हाँ। 0 से लेके, उनके स्केल अलग अलग हो सकते हैं, 6, 7, 8, लेकिन वो एक हिस्से का स्ट्रगल देख चुके हैं, एक जगह वो स्थापित भी हो चुके हैं और उसके आगे का काम कर रहे हैं।
तो हमेशा ये सवाल मैं पूछती हूँ उन लोगों के लिए, बहुत यंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है काव्य के साथ, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको वो ब्लूप्रिंट मिले आप जैसे लोगों से कि वो कैसे इन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। नए लिखने वाले हैं, सोशल मीडिया पर तो रहते हैं, लेकिन मंच कैसे मिलेंगे, मंच पर कैसे जाएं, फिल्मों तक कैसे पहुंचे, इनके रास्ते नहीं पता, छोटी छोटी जगहों के लोग हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, रास्ते अगेन पैकेज है ना, आप सिर्फ अच्छा लिखते हैं इससे नहीं होगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा इस चीज़ का कि क्या क्या रास्ते होते हैं पहुंचने के। जैसे कि हम जब छोटे थे उस समय गूगल नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये दुनिया नहीं थी, तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। क्या नहीं था? एआई तो बिल्कुल एआई तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे लिए क्या था कि उस समय ये कहा जाता था कि लड़का है तो इंजीनियरिंग कर लो, लड़की है तो मेडिकल कर लो, है ना, अच्छे मार्क्स आए हैं तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो दुकान खोल लो, या चौथा ऑप्शन था बकरी चला लो। ये कहा जाता था, मतलब ये नॉर्मली यही कहा जाता था, पढ़ोगे कोई नहीं बकरी चलाओगे। तो उस समय ऑप्शंस नहीं थे, रास्ते थे ही नहीं, मतलब पता नहीं थे तो सब कुछ था, तो उस समय भी सब कुछ पूरी दुनिया थी, लेकिन हम छोटी जगहों से थे आए थे, तो हमें पता नहीं था कि आज तो सीटी बजाना भी एक कला है, जो सिर्फ विजलिंग कर रहा है वो भी पूरी दुनिया घूम रहा है। सैंड आर्ट, एक मुट्ठी रेत लेके वो जो बनाता है पूरी दुनिया घूम रहा है सैंड आर्टिस्ट, है ना। तो रास्ता बनाना, रास्ता उन्होंने बनाया ना। तो जैसे अब मैंने आपके उस पर ही देखा था, एक लड़का मुरारी मंडल, मैंने वो आया है काफी कैफे में देखा, क्या बढ़िया, क्या सुरीला लड़का है, क्या बढ़िया लिख रहा है, उसका लेखन भी उतना अच्छा है। तो उससे मैं लगभग 3-4 साल से संपर्क में हूँ। अच्छा। जब वो ये कहता था कि भैया मुझे कोई नहीं जानता है, और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि उसके सारे वीडियो मेरे वीडियो ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें शायद कंसिस्टेंसी भी है, जो कंसिस्टेंसी और लगातार नज़र रखना, और जो भी जैसे कि अब कोई कहे कि आपके यहाँ से एक कॉल गया किसी नए लड़के के पास, तो आप खुद देखिएगा कि आप 20 नए लोगों को कॉल कीजिए, ठीक है, और कहिए कि यार यहाँ पर हम लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे, आना है और प्रस्तुति देनी है। तो उसमें से 10 हाँ करेंगे तो उसमें से 4 आएंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे। तो लोगों को लगता है मैं क्यों करूं, जब तक कि बड़ा मंच नहीं मिल रहा है। हाँ, और बड़ा मंच मिलने के बाद भी, जैसे मुंबई में ही आपने देखा, अभी बहुत वायरल हुआ था, आमिर खान साहब का ऑडिशन हुआ था लापता लेडीज़ के लिए, जो बाद में रवि किशन जी ने जो रोल किया उसके लिए आमिर खान साहब का ऑडिशन हुआ था, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो आमिर खान साहब को इस स्टेज पर आकर ऑडिशन देनी पड़ी अपनी फिल्म में, ठीक है। तो ये लगातार प्रक्रिया है, ये लगातार की प्रक्रिया, लगे रहने की प्रक्रिया है। उसका जो भी चल रहा है, जो भी उसके रास्ते हैं, जो भी एवेन्यूज़ जो कहते हैं ना, उन सारे एवेन्यूज़ को तलाश कीजिए। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इतना रेस्ट्रिक्शन में वहाँ क्यों जाऊँ, मेरे जाने से तो वहाँ, अरे यार वो लोग तो कविता का वीडियो बना के बेच लेंगे, मैं क्यों जाऊँ। अरे यार ये कोई बात नहीं हुई ना। आप शुरुआत में तो आप इतना खुले रहोगे, हाँ यार करेंगे। आप में कौन सी फिल्म का गाना था, शाहरुख खान जी की शुरुआती गुड्डू फिल्म का मैंने एक गाना देखा, एक कार से दूसरी कार पे कूद रहे हैं, और कितनी मेहनत, यार कितनी मेहनत ये आदमी कर रहा है, मतलब उस समय, क्योंकि जान प्राण झोंक दिया था उन्होंने। आज वो शाहरुख खान है, तो जान प्राण आपको झोंकना पड़ेगा। वो तो अपने एक इंटरव्यू में कहते भी है ना कि मैं इसलिए भी अलग हूँ कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क। मैंने देखा, मैं देख रहा था, सोच रहा था कि यार कितना किया है इन्होंने। तो आपको उस तरह का होना पड़ेगा, है ना। और उस फील्ड की, आप जिस भी फील्ड में हो, कविता में या किसी, उसकी जो डिमांड है, पहली बात उसकी डिमांड पूरी कीजिए कि आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, बड़े लोगों के संपर्क में रहिए, बड़े लोगों के साथ बैठिए उठिए, है ना, गोष्ठियों में जाइए, उनसे आप बहुत चीज़ें सीखना। अगेन आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, बुरी चीज़ें सीख सकते हैं, आप उनसे अच्छी चीज़ें सीख के इकट्ठा कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, और एवेन्यूज़ मत छोड़िए। जितने भी एवेन्यूज़ आपको दिखते हैं कि जहाँ आप करिए ना फ़ोन, आप अमर उजाला ऑफिस को परेशान कर दीजिए फ़ोन करके, आप वहाँ अपना CV भेजिए, अपना वो करिए। हाँ नहीं, मैं तो बोलूँगा, मैं तो बोलता हूँ, तो परेशान थका दीजिए लोगों को भी यार। तो ये कीजिए, इरिटेट नहीं, लेकिन आप ज़रूर अपनी दावेदारी पेश कीजिए, पेश करना पड़ेगा, वही आवाज़ लगानी पड़ेगी। आप हर जगह, जो भी बड़ा मंच है, आप अगर दुबई में मुशायरा करवाते हैं रेहान भाई, तो रेहान भाई को लिखिए कि मैं शायर हूँ, मैं कवि हूँ, मैं ये करता हूँ। आप उनको मेल कीजिए, आप उनको वीडियो भेजिए, आप उनको व्हाट्सएप पर भेजिए, बोम्बार्ड मत कीजिए, लेकिन आप भेजिए, प्रस्तुत अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए वहाँ। हम तो खुद अपना कार्यक्रम करवाते हैं काव्य कैफे, बुलाते हैं नहीं लोग, आप बुलाते हैं, आप लोग खुद ही बुलाते हैं। अब इतने कॉलेजेस हैं, आप हर जिस कॉलेज में जो फेस्ट होता है, आप दावेदारी पेश कीजिए ना, उनको मेल कीजिए ना, अपना प्रोफाइल बना के, अपना वीडियो लगा के, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। आप कहीं ना कहीं नजर में आएंगे, उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। तो मुरारी मंडल दिल्ली में रह रहा है, उसको पता है कि दिल्ली एक एवेन्यू है, दिल्ली एक जगह है जहाँ से मेरे ब्रांचेस खुल सकते हैं। उसको पता है उसके अंदर टैलेंट है, मेहनत करता है, उसने शायरी पढ़ी है, कविता पढ़ी है, और वो अब लिख रहा है, लिख भी अच्छा रहा है, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है उसकी। वो यहाँ पर दिल्ली में एक हम्बल सा काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली रह सके और वो
आगे बढ़ सके इस फील्ड में, उसको मौके मिलते रहे यहाँ, क्योंकि यहाँ पता है मौका है। ये पागलपन चाहिए ना, ये जज्बा चाहिए। पहुंचा ना आप तक मुरारी मंडल, बिल्कुल। हाँ, और आज देखिए पूरे देश में पढ़ रहा है वो। हाँ, कई मंच पे मेरे साथ अगले 5 कार्यक्रम लिस्टेड हैं उसके। तो इतना पढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, अच्छा करेगा। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इस काम के लिए। जितने एवेन्यूज है सबको आप सब जगह पहुंचिए, रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। घर बैठे नहीं मिलेगा, वो दुनिया नहीं है। बहुत बड़ी हो गई ये दुनिया, बहुत बड़ा हो गया ये फील्ड। वीडियोस रोज 25-30 हज़ार 40 हज़ार वीडियो लोड हो रहे हैं कवियों के, तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा। लेकिन इन जो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं उसमें भी अगर कोई वीडियो आपका वायरल हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो कमाल का काम तो वो हो वही गया। स्विच है, वो आखिरी स्विच है वो। और लोग तो वो आपका जो यार तुम्हारी भाभी ने हाँ। बहुत लोगों ने शेयर किया है वो। तो आखिर में जाते जाते आप वो वाली नज़्म जरूर सुनाइए। हाँ, उसका नाम है घर बचाओ गजल। हमारे मित्र हैं विनीत शुक्ला, उन्होंने उसका नाम रखा है घर बचाओ गजल। कि जिस दिन घर में ये हो जाए कि यार आज रोटी भी नहीं मिलेगी, ऐसा लगे कि आज दरवाजे बंद हो गए हैं, आज तो रोटी भी नहीं पूछी जाएगी मुझसे, तो उस दिन आप अपने भाइयों को इकट्ठा करके और ये गजल सुना दीजिए, जोर जोर से बोल बोल के। ये आवाज़ अगर पहुंच गई दरवाजे के उस पार तक तो दरवाज़ा भी खुलेगा, आपके लिए रोटी बनवाई जाएगी, आपके लिए खीर भी बनवाई जाएगी, आपके लिए सब्जी बनवाई जाएगी 2 तरह। तो वो ये है तो कि ये सारे मतलब शादीशुदा मर्द, हाँ, उनके लिए ही है। बाकी उपयोग तो हर जगह हो रहा है। कैमरा पे हमारे साथ शामवीर जी हैं, शामवीर सर, इनको भी काम आएगी। हाँ, अरे बिल्कुल काम आएगी इसमें। तो मेरे अशार पे टिकटॉक तो नहीं बनते इश्क वालों के, मगर काम बहुत बनते हैं। तो इससे बहुत लोगों का काम बन रहा है। हाँ। वो ये है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। मैं इस गजल को, इस नज्म को, गजल भी कह सकते हैं, नज्म भी कह सकते हैं। गजम नजम नहीं है। नहीं, गजम। हाँ, गजम और नज्म का मिक्सचर, उसको गजम कहते हैं। गजम क्या था कि दोनों में से कुछ नहीं था, और ये दोनों है, दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। इसका मीटर जो गजल का भी है, क्योंकि हर शेर इंडिपेंडेंट भी है, और चूंकि एक सब्जेक्ट पर है तो नज्म भी कह सकते हैं। मैं इसको लेकर खुश इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ा, जितना देखा, जितना मंच देखा, अधिकतर जगहों पर पत्नी का जिक्र जहाँ भी है वो हंसी मजाक में, विनोद में। मैं ये नहीं कह रहा बहुत खराब बात है, लेकिन विनोद में ही है वो। और वैसे आप जब उसी भाभी का जिक्र जब आप माँ के रूप में करते हैं तो आप एकदम इमोशनल रूप में करते हैं, है ना। तो उस समय आप मतलब वही भाभी तो कल माँ भी बनती है ना, माँ भी होती है ना किसी को। तो उस समय आपकी दुनिया अलग होती है। और जब आप ये भाभी का जहाँ रूप आता है वहाँ आपसे मस्ती करते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ देय है हमारा, कुछ देय है उनके प्रति। तो उसमें है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। लोग मकां और धाम का अर्थ समझते हैं। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकां को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और इसका शेर है कि इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर। आप देखिए कितनी बड़ी परंपरा है अपने यहाँ। इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। तो ये बहुत जगह पहुंची, बहुत पॉपुलर भी है। बहुत तो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप बाहर बैठ के बस अपने दोस्तों को, हाँ, जोर जोर से ये सुना, दोस्त न भी इकट्ठे जोर जोर से ये सुना दो तो बस रास्ता बन जाएगा। तो अगर पेट से होकर रास्ता नहीं जा रहा है तो नज्म से होके तो जाएगा। बहुत अच्छा लगा लेकिन आपसे बात करके। जी दीपाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग जो इस बातचीत के माध्यम से भी जो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मंच दे रहे हैं नए लेखकों को, वो बहुत बड़ा काम है। आप लोगों को भी नजर नहीं है कि आप भविष्य के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग, बहुत लोग जो परेशान है कि कहाँ जाएं, कहाँ से अपना चेहरा दिखाएं। कैफे के जरिए जुड़ते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है। बहुत अच्छा, बहुत साधुवाद पूरे संस्थान को इसके लिए। धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा। फॉर्मली नमस्कार जी, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, और मैं बहुत सारी कहानियाँ लेकर आऊँगा आपके लिए। जरूर, इंतजार रहेगा। तो आप देख रहे थे अमर उजाला काव्य, हमारे साथ प्रबुद्ध सौरभ थे। बहुत अच्छी बातचीत हुई, धन्यवाद।